नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्रियात्मक विकास के बारे में। क्रियात्मक विकास को इंग्लिश में हम कह सकते हैं मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, इससे पहले हमने शारीरिक विकास के बारे में चर्चा की थी। हालांकि मोटर डेवलपमेंट जो है वो उसका एक पार्ट है फिजिकल डेवलपमेंट का, लेकिन क्योंकि अगर मैं इसको वहां डिस्कस करता तो शायद मैं डिटेल में डिस्कशन नहीं कर पाता इस पर, क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है अपने आप में। इसलिए मैंने इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर तैयार किया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इससे पहले वाले लेक्चर को भी जरूर देखें, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखें। तो क्रियात्मक विकास की बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। उससे पहले एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट, यानी कि क्रियात्मक विकास क्या होता है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रॉस एंड फाइन मोटर्स के बारे में। ग्रॉस एंड फाइन मोटर्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है, कौन सी एक्टिविटी ग्रॉस मोटर स्किल में आएगी, कौन सी एक्टिविटी फाइन मोटर स्किल में आएगी, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब भी बात होती है मोटर डेवलपमेंट की तो वहाँ पे मेजरली फोकस ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स पे होता है। क्वेश्चन इन्हीं से उठकर ज्यादा आते हैं, तो इसकी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या क्या है मोटर डेवलपमेंट्स के, और उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चे में क्या सीक्वेंस होता है मोटर डेवलपमेंट का, कि किस क्रम में बच्चे में विकास होता है, पहले किन अंगों का विकास होता है, उसमें किस तरीके से मोटर डेवलपमेंट होता है, कौन कौन सी एक्टिविटी बच्चा करता है किस स्टेज में। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। हम जो है आज 5वां लेक्चर कर रहे हैं इस रीड 2022 सीरीज का। इससे पहले हम 4 लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट का अगर मैं आपको सिंपल अर्थों में सिंपल शब्दों में अर्थ बताने की कोशिश करूं तो आप कह सकते हैं कि हमारा शरीर पर नियंत्रण स्थापित करना मोटर डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। अब हम अपने शरीर पर नियंत्रण कैसे स्थापित करते हैं, इसके लिए जो हमारी मांसपेशियां होती हैं और जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मांसपेशियां और दूसरी चीज क्या बताई मैंने, तंत्रिकाएं। हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं, इन दोनों के समन्वय से हम क्या करते हैं, अपने शरीर पर नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं, अपने शरीर पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। और यही कहलाता है मोटर डेवलपमेंट, कि मांसपेशियों और जो हमारी तंत्रिकाएं हैं इनके आपस में समन्वय के द्वारा अपने शरीर पर नियंत्रण लेना, कंट्रोल करना, वो कहलाता है मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, आपने देखा होगा कि शुरू में जो नवजात शिशु होता है वो उसका मोटर डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता है ना, तभी वो बैठ भी नहीं पाता शुरू शुरू में। 1 महीने का 2 महीने का बच्चा कहाँ बैठ पाता है। जैसे जैसे वो अपने शरीर पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर देता है, वो बैठना शुरू कर देता है। उसके बाद चलने की क्रिया होती है जिसमें कि फिर वो बैलेंस बनाता है ना। बैलेंस कैसे बनाएगा, उसके पैर की मांसपेशियां विकसित होती हैं, उसकी तंत्रिकाएं विकसित होती हैं, आपस में इनका कोऑर्डिनेशन होता है, तभी तो वो चलना सीखता है। तो इस तरीके से मोटर डेवलपमेंट का सीधा सीधा संबंध है कि मांसपेशियां और जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं इनके आपस में समन्वय के द्वारा अपने शरीर पर नियंत्रण स्थापित कर लेना मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, और ये हर हमारे शरीर के अलग अलग अंगों के लिए होता है, कि भाई पैरों पर नियंत्रण, हाथों पर, सिर पर, अलग अलग अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो इस तरीके से मोटर डेवलपमेंट का बेसिक डेफिनेशन हम कह सकते हैं यही है। ठीक है, अब हम बात करें कि भाई मोटर डेवलपमेंट 2 तरह के होते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा भी। एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल या ग्रॉस मोटर, मैं सीधा लिख देता हूं यहाँ पे। ग्रॉस मोटर, और दूसरा फाइन मोटर। अच्छा, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि आप सभी को पता है हमारे शरीर में मांसपेशियां हैं। ठीक है, पूरे शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक मांसपेशियां, और मेनली ये 2 तरह की होती हैं, एक लार्ज मसल्स और एक स्मॉल मसल्स। हम सिंपल टर्म में कह सकते हैं लार्ज मसल्स होती है हमारी बॉडीज में और कुछ स्मॉल मसल्स होती है।
इसके अलावा जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, तंत्रिका क्या है कि हमारे पूरे शरीर में एक नर्व सिस्टम है, पूरा नर्व सिस्टम है पूरा, जो जिसके द्वारा हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर पाता है। कैसे कंट्रोल कर पाता है कि भाई जो नर्व सेल्स होती हैं, ये जो पूरा नर्व सिस्टम बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, नर्व सेल से बना हुआ है। ये स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा, स्पेलिंग कुछ भी हो सकती है, गलत हो सकती है, लेकिन हाँ हमें ये ध्यान रखना है कि हम बात करें नर्व सिस्टम की। अच्छा, नर्व सिस्टम कैसे होता है, इसकी स्पेलिंग हम क्या लिखें, नर्वस सिस्टम। अब ठीक है, नर्वस सिस्टम, हमारे पूरे शरीर में एक नर्वस सिस्टम बना हुआ है, और वो कैसे बना है, जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं उसके द्वारा। अब इनका काम क्या होता है कि कोई भी इनपुट हमारे ब्रेन को देना हो, कोई भी मैसेज देना हो, तो वो जाता है इससे, और कोई अगर डायरेक्शंस आते हैं ब्रेन की तरफ से, कोई ऑर्डर्स आते हैं हमारे किसी शरीर के अंग के लिए, तो वो इन्हीं के द्वारा मैसेज आना और मैसेज भेजने का काम होता है पूरा का पूरा नर्व सिस्टम का। तो इन दो चीजों का हमें ध्यान रखना है, मांसपेशियां और दूसरा तंत्रिकाएं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, मोटर डेवलपमेंट इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही हो पाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूं कि मान लीजिए एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 2 साल 2.5 साल मान लीजिए है, अगर हम उसको गेंद दे कैच करने के लिए, तो वो गेंद को कैच नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी मांसपेशियां और उसकी जो तंत्रिकाएं हैं वो अभी इतनी मिच्योर नहीं हो पाई हैं कि वो एक कोऑर्डिनेशन बना सके आंखों के बीच, हाथों के बीच, है ना, क्योंकि हमारे आंख और हाथ इन दोनों का ही तो इस्तेमाल होगा जब बच्चा गेंद को कैच करेगा, तो उनमें कोऑर्डिनेशन बना पाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा जो नर्व सिस्टम होता है बच्चे का उस वक्त वो इतना विकसित नहीं हो पाता है, दूसरा मसल्स भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस वक्त नहीं हो पाते हैं बच्चे के, जिससे कि वो उस गेंद को कैच कर पाए, मतलब उस लेवल पे वो मिच्योर नहीं हो पाता है, कहने का सिंपल सा मतलब ये है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए अब हम आते हैं ग्रॉस मोटर स्किल पे। ग्रॉस मोटर की अगर मैं बात करूं तो ग्रॉस मोटर का संबंध ऐसी क्रियाओं से है, ऐसी एक्टिविटीज से है, या मैं लिख भी देता हूं कि ऐसी एक्टिविटीज जिनमें लार्ज मसल्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिनमें लार्ज मसल्स का इस्तेमाल होता है वो सारी के सारी एक्टिविटीज क्या कहलाती है, ग्रॉस मोटर स्किल। अब हम बात करें, जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो, अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं ग्रॉस मोटर स्किल्स के, तो जैसे चलने में वॉकिंग, पैरों की मसल्स का इस्तेमाल होता है ना, रनिंग में भी हाथ और पैरों की मसल्स का इस्तेमाल होता है, जंपिंग में भी। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिनमें लार्ज मसल्स का इस्तेमाल होता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर फाइन मोटर की, तो फाइन मोटर का संबंध ऐसी एक्टिविटीज से होता है, ऐसी एक्टिविटीज से होता है जो कि स्मॉल मसल्स कह लीजिए आप, या फाइन मसल्स जो होती हैं हमारी बॉडी की, उनका यूज करके ही हो पाती है। ठीक है, स्मॉल या फाइन मसल्स का जिनमें इस्तेमाल होता है वो ऐसी एक्टिविटीज फाइन मोटर स्किल्स में आ जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर लिखना है, राइटिंग, अगर मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो राइटिंग एक फाइन मोटर स्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल होगा, हमारी उंगलियां हो गई, इनका इस्तेमाल होता है, पेन को पकड़ना, इन सब चीजों में फाइन मोटर स्किल कहलाता है, क्योंकि इसमें स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा कटिंग, पेपर को काटने के लिए जब आप सीजर को पकड़ते हैं तो सीजर को पकड़ने में भी स्मॉल मसल्स का इस्तेमाल होता है, तो ये एग्जांपल हो गया फाइन मोटर स्किल का। इसके अलावा ड्राइंग बनाना, तो ड्राइंग बनाने में भी लाइन बड़े ध्यान से खींचना होता है ना, सोच समझ के। तो ये एक एग्जांपल है फाइन मोटर स्किल्स का। अब आप देखेंगे कि शुरुआत में जब बच्चा लिखने की कोशिश करता है तो उसकी राइटिंग उतनी बेहतर नहीं होती। जब फर्स्ट टाइम बच्चा लिखता है
तो आप देखेंगे कि वो ए बड़ा ही अजीब सा ऐसा कुछ बना देता है, ए है ना, ऐसा कुछ बना देता है। क्यों? क्योंकि उसकी अभी फाइन मोटर स्किल इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, बच्चे ने पहली बार पेन पकड़ा है ना, तो मसल्स उसकी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाई है, पर इतनी ज्यादा मिच्योर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रैक्टिस करता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उसका नर्व सिस्टम बहुत अच्छा होता है, कोऑर्डिनेशन मसल्स का और नर्व्स का अच्छा होता है, वो क्या करता है, अब ए को पहले के मुकाबले बेहतर बनाना सीख जाता है। ठीक है ना, इस तरीके से बनाएगा ये। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया राइटिंग का, क्योंकि यहाँ पे फाइन मोटर स्किल का इस्तेमाल हो रहा है। तो राइटिंग, कटिंग, ड्राइंग, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि दिखाती है फाइन मोटर स्किल्स। इसके अलावा लार्ज मसल्स जो कि ग्रॉस मोटर स्किल्स को दिखाते हैं, जिनमें कि चलना, दौड़ना, कूदना, ये सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स में। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट्स की, कि क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं मोटर डेवलपमेंट्स के। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे थोड़ा सा, जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है, ये हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये सेंट्रल नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम। ठीक है, इसके दो मेजर हिस्से होते हैं। पहला तो ये हमारा जो ये ब्रेन है पूरा वो, और दूसरा जो है ये स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम कहते हैं वो। ठीक है, हो सकता है आपको इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश में ही चीजें समझे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहाँ पे हिंदी टर्म कुछ का कुछ इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन इंग्लिश टर्म एज इट इज रहता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस चीज को लेकर इतना बड़ा इश्यू ना बनाए कि ये इंग्लिश टर्म्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे। आप इसको समझे जरूर, याद करें, इंग्लिश टर्म्स ही याद करें, हिंदी में जरूर समझ रहे लेकिन याद इंग्लिश टर्म करें, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए फिर आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे सेंट्रल नर्व सिस्टम की। इसमें देखिए, एक तो होता है हमारा ये ब्रेन, और दूसरा होता है ये स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में मेरुदंड कहते हैं, ब्रेन को मस्तिष्क कहते हैं, ये तो आपको पता है। तो इनको मिला के एक पूरा नर्व सिस्टम बनता है। ठीक है, यही हमारे शरीर का एक ऐसा सिस्टम है जो पूरे के पूरे नर्व सेल्स को मैसेज भेजना, उनसे मैसेज रिसीव करना, इनपुट आउटपुट, ये सब चीजें बस इन दो हिस्सों के द्वारा होती हैं। इन दो का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है इन चीजों में, हमारे शरीर को कंट्रोल भी यही करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें जो ये अपर पार्ट है, ये वाला अपर, इसको आप कह सकते हैं अपर नर्व सिस्टम, अपर नर्व सिस्टम, ये ऊपर का हिस्सा है। और इसी तरीके से जो ये नीचे का हिस्सा यहां से लेके यहां तक का है, इसको आप कह सकते हैं लोअर नर्व सिस्टम। और ये पूरा मिला देंगे तो सेंट्रल नर्व सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना, ऊपर वाला अपर नर्व सिस्टम, नीचे वाला लोअर नर्व सिस्टम। इसके अलावा और भी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करना चाहूंगा। हमारा जो ये ब्रेन है, हमारा जो ये ब्रेन है, इसके आप देखेंगे यहाँ पे दो मेजर पार्ट होते हैं। ठीक है, ये जो पूरा ब्रेन यहां से लेके ये इतना है, इसमें दो मेजर पार्ट है। एक तो आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा ऐसे कलर कर दूं तो शायद आपको अच्छे से दिख जाए। एक तो ये वाला पार्ट, और उसके बाद जो बच गया ये पूरा पार्ट। ठीक है, अब इनके नाम होते हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, आपको पता भी होना चाहिए। इस नीचे वाले पार्ट को तो हम बोल देते हैं इंग्लिश में सेरिबेलम, मैं लिख भी देता हूँ सेरिबेलम। और ऊपर वाले पार्ट को सेरेब्रम बोलते हैं, सेरेब्रम मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे इंग्लिश में। ठीक है, हिंदी में अगर आप याद करना चाहते हैं तो ये वाला हो जाएगा लघु मस्तिष्क, ये वाला हो जाएगा लघु मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, और ऊपर वाला हो जाएगा बृहत यानी कि बड़ा, बृहत मस्तिष्क। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ वो ये चीज है कि शुरुआत में जब बच्चे का जन्म होता है, जो एक नवजात शिशु होता है, जो एक नवजात शिशु होता है, उसमें आप देखेंगे कि रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज बहुत होती हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, शायद आपको ना भी पता हो तो मैं एक बार आपको समझा भी देता हूँ कि रिफ्लेक्स एक्टिविटीज क्या होती हैं। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज को हिंदी में आप कह सकते हैं सहज क्रियाएं। सहज क्रियाएं मतलब ऐसी क्रियाएं, ऐसी एक्टिविटीज जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप हो जाती है। जैसे कि आप आंखों की पलकें झपकते हैं, तो पलकें झपकना, क्या इस पे आपका कंट्रोल है? नहीं, ये अपने आप होती हैं। इतना आप ध्यान थोड़ी देते हैं पलकों को झपकने से पहले, ऑटोमेटिक ही झपक रही है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्स एक्टिविटीज है। आप मान लीजिए रास्ते पे जा रहे हैं, अचानक से आपको कोई जानवर दिख जाए जिससे खतरा हो, है ना, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप एकदम से डर जाएंगे, कुछ एक्सप्रेशन देंगे डर का। तो जो आप एक्सप्रेशन देंगे, जो आप उस वक्त जो एकदम से आप एक्शन लेंगे अचानक से बिना सोचे समझे, वो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज का एग्जाम्पल हो जाता है। तो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनके लिए हम ज़्यादा सोचते नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, तो शुरुआत में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें रिफ्लेक्स एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा होती है। इसका कारण ये होता है कि जो हमारी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं, इसको कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये हमारी जितनी भी रिफ्लेक्स एक्टिविटीज होती हैं, इसको स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। और जब बच्चे का जन्म होता है तो उस वक्त बच्चे का जो ये ब्रेन है वो इतना डेवलप नहीं होता, उससे ज्यादा डेवलप ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, इस वजह से बच्चे में शुरुआत में रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं। और जैसे जैसे बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका मस्तिष्क विकसित होता जाता है। तो जैसे जैसे मस्तिष्क विकसित होता है तो उसके बाद वो ऐच्छिक क्रियाएं करने लगता है। ऐच्छिक क्रियाएं मतलब ऐसी क्रियाएं जो वो अब अपनी इच्छा से कर रहा है ना, किसी चीज को पकड़ना, किसी चीज को उठाना, चूसना, मुंह में लेना, जो वो अपनी इच्छा से कर रहा है, वो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं मेन जो हमारा अभी ये हेडिंग है, रिफ्लेक्स प्रिंसिपल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट। तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा वो ये है कि जो क्रियात्मक विकास है, जो मोटर डेवलपमेंट है, वो मांसपेशियों और जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिकाओं, इन दोनों की परिपक्वता पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, परिपक्वता पर निर्भर करता है। पहला प्रिंसिपल तो हमारा यही है जो हमें ध्यान में रखना है मोटर डेवलपमेंट से रिलेटेड। देखिए, इसमें जैसे कि अभी जैसा कि मैंने आपको डिस्कस भी किया कि जन्म के समय क्या होता है कि बच्चे का जो ये लोअर नर्व सिस्टम है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ये ज्यादा परिपक्व होता है अपर नर्व सिस्टम से। तो ऐसी एक्टिविटीज में क्या होता है कि बच्चा स्टार्टिंग में रिफ्लेक्स एक्टिविटीज ज्यादा करता है। अब जैसे जैसे बच्चे की मांसपेशियां और तंत्रिकाएं विकसित होती हैं, है ना, जैसे जैसे ब्रेन उसका डेवलप होता है, उसकी मांसपेशियां जैसे जैसे विकसित होती हैं, तो क्या होता है, ये रिफ्लेक्स एक्टिविटीज बच्चा कम कर देता है। अब क्योंकि उसका ब्रेन धीरे धीरे विकसित हो रहा है, उसकी तंत्रिकाएं अच्छे से विकसित हो रही है, तो ऐच्छिक क्रियाएं ज्यादा करता है ना। अब ब्रेन प्रॉपर मैसेज दे पाता है शरीर के विभिन्न अंगों कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तो बच्चा उस हिसाब से अब चीजें करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 1 साल तक की, मतलब लगभग जब बच्चे की उम्र 1 साल होती है, 1 साल की एज तक बच्चे का जो ये लघु मस्तिष्क है और जो ये वृहत मस्तिष्क है, इसका विकास काफी हद तक हो जाता है ना, जिसकी वजह से बच्चा ऐच्छिक क्रियाएं करना शुरू कर देता है। इसके अलावा 5 साल की उम्र तक, 5 साल की उम्र तक आप मान के चलिए कि लगभग लगभग बच्चे का जो ये लघु मस्तिष्क है, ये काफी हद तक विकसित हो जाता है। लगभग लगभग ये इतना विकसित हो जाता है, इतना मैच्योर हो जाता है कि अब बच्चा अपने शरीर पर कंट्रोल करना सीख जाता है। क्यों? क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो भी हमने पढ़ा ना, लघु मस्तिष्क सेरेबेलम, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे शरीर पर नियंत्रण रखने के लिए। हमारे शरीर पर नियंत्रण रखने के लिए इसका काफी बड़ा रोल होता है। एक संतुलन स्थापित करना अपने शरीर में
बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो 5 साल की उम्र तक ये काफी विकसित हो चुका होता है, जिसकी वजह से एक 5 साल का बच्चा अपने शरीर पर अच्छे से नियंत्रण रख लेता है, खेलना कूदना ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करता है वो, और उस दौरान अपने शरीर को कंट्रोल भी कर लेता है ना। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि भाई हाँ, मांसपेशियां और तंत्रिकाओं का जब तक अच्छे से विकास नहीं होगा, अच्छे से वो परिपक्व नहीं हो जाएंगे, तब तक बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं होगा। तो हमें इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखना है। ये था पहला प्रिंसिपल। आइए अब हम बात करते हैं अगले प्रिंसिपल की। अगला प्रिंसिपल ये कहता है कि किसी भी क्रियात्मक कौशल को यानी कि मोटर स्किल्स को हम बच्चे में जब तक डेवलप नहीं कर सकते जब तक कि बालक उसे करने के लिए परिपक्व ना हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये चीज समझने की कोशिश करिए, ये पहले वाले से थोड़ा सा अलग है कि आप बच्चा जब तक बालक जब तक परिपक्व ना हो गया हो तब तक आप बच्चे में कुछ ऐसे मोटर स्किल्स डेवलप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर आपको यहाँ पे उदाहरण देने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए एक 4 साल का बच्चा है, एक 4 साल का बच्चा है, इसको आप टाइपिंग सिखाना चाहते हैं, टाइपिंग। तो आप सोच के देखिए कि क्या एक 4 साल का बच्चा टाइपिंग सीख पाएगा? आप उसको महीनों ट्रेनिंग दीजिए, कोर्स करवा दीजिए, कुछ भी करवा दीजिए, क्या वो टाइपिंग सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा ही परिपक्व नहीं हुआ है अभी तक इस लेवल तक। मांसपेशियां और तंत्रिकाएं भी विकसित होती हैं, लेकिन बच्चा भी मिच्योर होना चाहिए उस लेवल पे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी मैं बच्चे को करवाना चाहता हूँ, जैसे टाइपिंग, तो इसको करने के लिए बच्चे का एक मानसिक विकास उस लेवल का होना चाहिए, पहली बात है ना। और दूसरा, उसका शारीरिक विकास भी उस लेवल का होना चाहिए, जिससे कि वो टाइपिंग की जो एक्टिविटीज होती हैं उसको समझ सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे, टाइपिंग करना एक फाइन मोटर स्किल में हम डाल सकते हैं इसको, क्योंकि हमारी उंगलियों का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और मस्तिष्क का भी काफी इसमें इस्तेमाल होता है। तो एक 4 साल का बच्चा इतना अच्छा मिच्योर नहीं होता इस एक्टिविटी को करने के लिए। तो बच्चे को में हम कुछ ऐसे स्किल्स तब तक डेवलप नहीं कर पाते, खासकर मैं मोटर स्किल्स की बात कर रहा हूँ कि कई ऐसे मोटर स्किल्स हम बच्चे में तब तक डेवलप नहीं कर पाते जब तक कि बच्चा उस लेवल तक मिच्योर ना हो गया, है ना। अब आप जैसे मान लीजिए आप 2 साल के बच्चे को सोचिए कि 2 साल का बच्चा लिखना सीख जाए, तो क्या 2 साल का बच्चा लिखना सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उस दौरान तो वो कलम को पकड़ना सीख जाए बहुत बड़ी बात होती है ना। तो 2 साल का बच्चा लिखना नहीं सीख पाएगा, उसको समय लगेगा कम से कम। जब वो 3 साल या उससे ऊपर का हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे वो चीजों को लिखना सीखेगा। उससे पहले तो बस वो पेन को पकड़ ले, इधर उधर वो कुछ लकीरें खींच सकता है, लेकिन राइटिंग उस लेवल की वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चा अभी तक उस लेवल तक मिच्योर नहीं हुआ। तो दूसरा प्रिंसिपल यही कहता है कि हम बच्चे में कुछ ऐसे मोटर स्किल्स तब तक नहीं डेवलप कर सकते जब तक बच्चा उस पर्टिकुलर स्किल को सीखने के लिए मिच्योर ना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला हम बात करेंगे यहाँ पर, जो कि थर्ड है हमारा, कि क्रियात्मक विकास में एक पूर्वानुमेय यानी कि एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है। ठीक है, मैं यहाँ में लिख भी देता हूँ, ऐसे पूर्वानुमेय पैटर्न मतलब पूर्वानुमेय मतलब प्रेडिक्टेबल, जिसको कि हम अनुमान लगा सके। तो बच्चे में एक पूर्वानुमेय पैटर्न होता है मोटर डेवलपमेंट का। ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे बात सिर्फ मोटर डेवलपमेंट की ही कर रहे हैं कि मोटर डेवलपमेंट को लेकर हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि इस स्टेज में बच्चे में ये चीजें विकसित हो जाएंगी, इस स्टेज में बच्चे में ये विकसित हो जाएंगी। अगर बच्चे में ये स्किल्स डेवलप हो गए तो अब आने वाले टाइम में बच्चा ये एक्टिविटीज कर सकता है। कुछ हम अनुमान जो है बच्चे में लगा सकते हैं। अब ध्यान रहे कि इसको भी ध्यान, पैटर्न की जब हम बात कर रहे हैं कि बच्चे में हम पैटर्न जो है वो उसका अनुमान लगा सकते हैं, और वो भी हम दो तरीके से। इसको लेकर दो क्रम है जो कि बच्चे में हमें देखने को मिलते हैं। पहला सिफेलोकॉडल, जिसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, सिफेलोकॉडल।
सीक्वेंस, इसकी चर्चा हम कर भी चुके हैं। जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने जो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े थे तो वहाँ पे हमने इसकी चर्चा की थी। अब इसमें क्या होता है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में कि आप सभी को पता है ये किसकी बात करता है कि बच्चे का जो विकास है वो क्या होता है सिर से पैर की तरफ होता है। जैसे कि अगर ये बालक है तो इसका जो विकास होगा वो सिर से पैर की तरफ होगा। मतलब पहले उसका सिर जो है वो विकसित होगा, उसके बाद उसका जो ये धड़ है यानी कि बॉडी वो विकसित होगी, उसके हाथ कंधे वो विकसित होंगे, उसके बाद उसका जो पैर है वो विकसित होगा। ये बात करता है सेफेलोकॉर्डल। हिंदी में अगर आप इसकी बात करेंगे तो हिंदी में इसका टर्म है मस्तकादोमुखी। मस्तकादोमुखी, इतना भारी भरकम शब्द है ये, मस्तकादोमुखी। इंग्लिश में भी शब्द ऐसा ही है, ठीक है। तो मस्तकादोमुखी होता है विकास बच्चे में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि मान लीजिए हम बच्चे का पहले जो सिर है वो विकसित होगा, उसके बाद उसका जो बॉडी है वो विकसित होगा, उसके बाद पैर विकसित होगा। अब इसका जब मैं एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो ऐसा रियल में भी हमें देखने को मिलता है। सेफेलोकॉर्डल एक सीक्वेंस देखने को मिलता है बच्चे में। जब मोटर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कैसे कि शुरुआत में बच्चे का आप देखेंगे तो सिर विकसित होता है। बच्चा पहले अपने सिर पर नियंत्रण स्थापित करता है ना। तो सबसे पहले बच्चा अपना सिर पर नियंत्रण स्थापित करता है। आपने देखा भी होगा कि जो छोटा बच्चा होता है वो अपने सिर को पहले उठाना सीखता है ऊपर की तरफ, और वो कैसे एकदम से नहीं आता, धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का मोटर डेवलपमेंट तेज होता है सबसे पहले वो अपने सिर पर नियंत्रण स्थापित करना सीख जाता है। उसके बाद जब वो सिर पर नियंत्रण स्थापित करना सीख जाता है उसके बाद ही वो उठकर बैठना सीख पाता है ना। जब वो अपने सिर को उठाएगा तभी तो वो उठकर बैठ भी पाएगा। तो उठकर जो बैठने की प्रक्रिया है, उठकर बैठना, ये कब होगा, जब बच्चे का सिर पर नियंत्रण होगा। तो उठकर बैठना ये तभी होगा जब बच्चे का ये हिस्सा जो धड़ है यानी कि बॉडी है वो विकसित हो जाए, तभी बच्चा उठकर बैठ पाएगा, है ना। और उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चा फिर क्रॉलिंग करता है। क्रॉलिंग मतलब घुटनों के बल जो चलता है, खिसकना आप कह सकते हैं हिंदी में इसको। तो क्रॉलिंग कैसे करता है बच्चा, अपने शरीर के आगे के हिस्से को पहले वो धकेलता है आगे की तरफ, उसके बाद पैरों से अपने पिछले हिस्से को धकेलता है ना। जैसे 4 पैरों से चलता है ना बच्चा, आपने कभी भी देखा हो। तो पहले वो हाथों से अपने आगे के शरीर को आगे पहुंचाता है, उसके बाद पैरों से पीछे का हिस्सा आगे की तरफ। तो इस तरीके से बच्चा क्रॉलिंग करता है। तो क्रॉलिंग करना भी कब होगा, जब बच्चे का ऊपर का हिस्सा यानी कि सिर से लेकर के जो कमर तक का हिस्सा है वो बच्चे का अच्छे से विकसित हो जाए। उसके हाथ अच्छे से जब तक विकसित नहीं होंगे तब तक बच्चा वो चीज नहीं कर पाएगा। उसके बाद जब बच्चा ये सीख जाता है तो उसके बाद आप देखेंगे बच्चा चलना उसके बाद ही सीखता है ना। और चलने का संबंध हो गया पैरों से, यानी कि पैरों का विकास होगा तभी तो चलेगा। और क्रॉलिंग करना, उठकर बैठना, क्रॉलिंग करना, इन सब के बाद ही बच्चा चलना सीखता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि किस तरीके से बच्चे में जो मोटर डेवलपमेंट है वो सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस में हो रहा है, सिर से लेके पैर की तरफ। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर मैं जो दूसरा सीक्वेंस जब हम बात करते हैं इसमें तो वो होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल हिंदी में आप इसको कह सकते हैं निकट दूर का क्रम। चलिए इसमें इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन मैं भी फिर से बता दूं आपको कि प्रॉक्सिमो डिस्टल ये कहता है कि बच्चे का जो पहले जो बच्चे में जो सेंट्रल है, बच्चे का सेंटर है, सेंटर इन द सेंस बच्चे का पेट, उसकी छाती, है ना, पेट के आसपास के मसल्स, पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है वो, ये सारे एक सेंटर का हिस्सा है। तो बच्चे में पहले ये अंग अच्छे से विकसित होते हैं, इन पर बच्चा नियंत्रण स्थापित करता है। यहाँ पे अच्छे से बच्चे में यहाँ की मांसपेशियां पहले विकसित होती हैं। उसके बाद जो है जो विकास है वो उस सेंटर से चारों तरफ फैलता है बाकी के अंगों में, ठीक है। तो इसकी बात करता है कौन, प्रॉक्सिमो डिस्टल की। इस तरीके से बच्चे में जो ये है मोटर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये तीसरा प्रिंसिपल था जिसमें कि हमने बात की थी पूर्वानुमेय पैटर्न। मतलब हम पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चे का विकास कैसे होगा, ठीक है। आइए
चलिए, तो अभी तक हम कितने कर चुके हैं? 3 कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ की। फोर्थ जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि क्रियात्मक विकास के लिए मानक बनाया जाता है। मानक मतलब स्टैंडर्ड्स कह लीजिए, स्टैंडर्ड या नॉर्म्स, ये बनाना संभव है। मतलब ये है कि अभी जैसा कि हमने पढ़ा इससे पहले वाले प्रिंसिपल में कि हम बच्चे के मोटर डेवलपमेंट का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, पहले से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी स्टेज में बच्चे में ये चीजें विकसित हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ हम इसका एक स्टैंडर्ड भी बना सकते हैं, स्टैंडर्ड। और हालांकि इसको लेकर स्टैंडर्ड बनाया भी गया है यहाँ पे, जो एक साइकोलॉजिस्ट थे बेले, इन्होंने एक बेले स्केल के नाम से ही एक बनाया था, बेले स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट इन्होंने बनाया था, जो कि एक स्टैंडर्ड ही था, जिसमें कि उन्होंने बात की थी कि इसी स्टेज में बच्चे में ये मोटर स्किल्स डेवलप हो जाते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पे उन्होंने एक टर्म यूज किया था, डेवलपमेंटल कोशेंट। जैसे इंटेलिजेंस को नापने के लिए हम इंटेलिजेंस कोशेंट की बात करते हैं, यानी कि आईक्यू की बात करते हैं। इन्होंने मोटर डेवलपमेंट को नापने के लिए डेवलपमेंटल कोशेंट की बात की थी, यानी कि डीक्यू। इसकी बात इन्होंने की थी कि भाई इस स्टेज में अगर बच्चे की ये उम्र है तो इस उम्र में बच्चे में क्या क्या मोटर स्किल्स डेवलप हो गए, उसके आधार पे बच्चे का उन्होंने डेवलपमेंटल कोशेंट निकालना स्टार्ट किया था। तो इस तरीके से उन्होंने एक नॉर्म्स बना दिए थे, एक स्टैंडर्ड बनाया था कि इस स्टेज में बच्चे में ये चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और इसका बेनिफिट माता पिता और शिक्षक दोनों के लिए होता है, माता पिता और शिक्षक दोनों के लिए इसका फायदा है। अब फायदा क्या है कि भाई पहली चीज, अगर आपको मान लीजिए पहले से नॉर्म्स पता है कि इस स्टेज में बच्चे में ये चीजें डेवलप हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे कि 15 महीने का बच्चा लगभग अकेले चलना शुरू कर देता है ना। तो अगर आपको ये सारी चीजें पहले से पता है तो आप बच्चे से अनावश्यक उम्मीद नहीं लगाएंगे, है ना। कि आप सोचे यार कि बच्चा 1 साल का हो गया, अब तक चलना क्यों नहीं सीखा बच्चे ने, क्यों? क्योंकि भाई उसकी अभी उम्र नहीं हुई, आपको पता है पहले से कि भाई 15 माह का होगा तभी बच्चा चलना सीखेगा, है ना। तो ये सारी चीजें अगर आपको पहले से पता होंगी तो माता पिता शिक्षक बच्चे से एक उम्मीद जो होनी चाहिए वही लगाएंगे, भाई इस स्टेज में बच्चे में ये चीजें डेवलप होनी चाहिए। और अगर नहीं होती है तो उसको लेकर फिर वो आगे जो भी आ, आ, बच्चे में मतलब किस तरह की कोई परेशानी है बच्चे को, है कोई और रीजन है, तो वो भी उसको पता कर सकते हैं। लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब उनको स्टैंडर्ड्स पता होंगे, नॉर्म्स पता होंगे कि क्या क्या नॉर्म्स हुआ है इस मोटर डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है। और लास्ट जो प्रिंसिपल हम डिस्कस करना चाहेंगे वो ये है कि जो क्रियात्मक विकास है इसमें व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। अभी हमने इससे पहले पढ़ा भी था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक पैटर्न होता है डेवलपमेंट का, मोटर डेवलपमेंट का, लेकिन उसके बावजूद इंडिविजुअल डिफरेंस भी होता है। कि देखिए सारे स्टेजेस से होकर तो बच्चा गुजरेगा, जो कि सीक्वेंस है, पहले सिर का, पैर का, इन सब का विकास होगा, है ना, एक ऑर्डर में ही होगा। लेकिन उसके बाद भी व्यक्तिगत भिन्नता होती है कि एक पर्टिकुलर एज में किसी बच्चे में जल्दी से कोई पर्टिकुलर चीज डेवलप हो जाती है, किसी में नहीं होती। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, तो जैसे मान लीजिए सीधा बैठना, बच्चा सीधा बैठना जो है वो सीखता है। तो कुछ बच्चे जो होते हैं मान लीजिए वो 6 महीने में ही सीख जाते हैं ये चीज, है ना। कुछ 6 महीने में सीख जाते हैं ये एक्टिविटी, और किसी को 10 महीने लग जाते हैं ये चीजें सीखने में कि भाई सीधा बैठना बच्चा सीख जाए। तो ये क्या है, ये एक इंडिविजुअल डिफरेंस है ना। हालांकि बच्चा बैठना सीखेगा उसके बाद ही चलना सीखेगा, सीक्वेंस तो पहले से फिक्स है कि पहले बैठना सीखेगा तभी चलना सीखेगा। लेकिन हो सकता है कोई जल्दी सीख जाए, 6 महीने में सीख जाए, कोई 10 महीने में सीख जाए। तो ये एक इंडिविजुअल डिफरेंस हो गया ना। अब जो बच्चा जल्दी सीख रहा है बैठना वो जल्दी चलना भी सीख जाएगा, जो लेट से सीखेगा बैठना वो लेट से चलना सीखेगा।
तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता ही है, ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो इसकी बात करते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट की, कि किस किस सीक्वेंस से बच्चे में मोटर डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे मैं ये चीज आपको पिक्चर के थ्रू क्लियर करना चाहूंगा। आपको एक मिनट, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का। चलिए ये पिक्चर हो सकता है आपको क्लियर ना दिख रही हो, तो मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे आपको सारी चीज समझा देता हूँ। यहाँ पे सीक्वेंस बता रखा है कि किस स्टेज में बच्चे में क्या मोटर डेवलपमेंट होते हैं। जैसे कि जन्म के समय बच्चे की शारीरिक मुद्रा ऐसी होती है, ठीक है, ये आप देखेंगे शारीरिक मुद्रा। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा 1 महीने का हो जाता है तो बच्चा अपनी जो ठुड्डी है यानी कि ये चिन्ह है इसको उठाना शुरू कर देता है। उसके बाद जैसे ही बच्चा 2 महीने का होता है तो बच्चा क्या होता है कि अपने धड़ को उठाना शुरू करता है। धड़ मतलब कमर से ऊपर का हिस्सा पूरा छाती और सिर के साथ ऊपर उठाना शुरू कर देता है। फिर 3 महीने का बच्चा खिलौने को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। ये भी एक मोटर स्किल है। खिलौने को पकड़ना वो तभी सीखेगा ना जब उसमें एक तो ऐच्छिक क्रियाएं करना वो शुरू करेगा। ऐच्छिक क्रियाएं अभी हमने पढ़ा कि जब तक बच्चे का मस्तिष्क ठीक से विकसित नहीं होगा थोड़ा बहुत तब तक नहीं होगा, लेकिन जैसे उसमें चीजें विकसित हो जाएंगी फिर वो खिलौने को पकड़ने की एक्टिविटी करना शुरू कर देगा। उसके बाद 4 महीने का जो बच्चा होता है उसको हम सहारा देकर बिठा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीर में। 5 महीने का जो बच्चा होता है वो गोद में बैठकर किसी खिलौने को पकड़ना शुरू कर देता है। 6 महीने का जो बच्चा होता है वो किसी कुर्सी पर बैठकर आराम से झूलते हुए खिलौने को पकड़ लेगा, या मतलब कुर्सी पर बैठना वो सीख जाता है, कहने का ये मतलब है। 7 महीने का बच्चा जो है वो बिना सहारे के खुद बैठ जाता है, ठीक है। 6 महीने का बच्चा कुर्सी पर बैठ जाता है, उसको बिठाया जाएगा तो 7 महीने का बच्चा बिना सहारे के बैठना शुरू कर देता है। 8 महीने का बच्चा सहारा देने पर खड़ा होना शुरू हो जाता है। 9 महीने का बच्चा फर्नीचर को या किसी सामान को पकड़कर खड़ा हो जाता है। 10 महीने का बच्चा रेंगना भी शुरू कर देता है, क्रॉलिंग जिसको हमने पढ़ा था अभी। 11 महीने का बच्चा सहारा देने पर चलना शुरू करता है, उसको थोड़ा सा हम सपोर्ट देंगे तो चलना शुरू करता है। इसके लिए अक्सर वॉकर वगैरह हम बच्चे को ला कर देते हैं। उसके बाद जब बच्चा 12 महीने का यानी कि 1 साल का होता है तो फर्नीचर पर किसी चीज को पकड़कर चलना शुरू कर देता है। धीरे धीरे किसी चीज को पकड़ेगा, दीवार को पकड़ेगा, चलना शुरू करेगा। 13 महीने का बच्चा सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देता है। ये एक मोटर स्किल्स ही है सारे। 14 महीने का बच्चा खुद खड़ा हो जाता है और 15 महीने का बच्चा खुद चलना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा 15 महीने तक में कौन कौन से मोटर डेवलपमेंट बच्चे में कब कब होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। हालांकि इतना डिटेल में तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन हाँ मोटी मोटी चीजें अगर आपको पता हो तो काफी बेनिफिट होगा। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस किस टाइप्स के पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप ध्यान में रखिएगा कि जब एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपसे मेजरली वो बात करेंगे 2 चीजों पर। एक वो बात करेंगे ग्रॉस मोटर स्किल की, ग्रॉस मोटर स्किल, ठीक है, और दूसरा वो बात करेंगे फाइन मोटर स्किल की। क्वेश्चन मेजरली इन दोनों चीजों से ही पूछे जाते हैं। हालांकि आजकल पेपर इतने ज्यादा डायनेमिक हो गए हैं कि वो कुछ भी पूछ लेते हैं, लेकिन अभी तक का जो आप देखेंगे पेपर पुराने साल का उठाकर तो मेजरली क्वेश्चन ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स से आए हैं। कि आपको कोई एक्टिविटी दे दी जाती है, जैसे मान लीजिए बच्चा हाथ से दाल और चावल को मिला पा रहा है, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल में आएगा, फाइन मोटर स्किल में आएगा, ये आपको डिसाइड करना है ना। हालांकि फाइन मोटर स्किल में ही आएगा। बच्चा लिख रहा है तो किस में आएगा, फाइन मोटर स्किल में आएगा, है ना। बच्चा चल रहा है तो किस में आएगा, वो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगा। तो ये कुछ आपको डिफरेंस पता होने चाहिए ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक रहने वाला है। हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं। एक बार हम थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं चीज़ें, फिर से एक बार हम रिव्यू ले लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। हमारे मांसपेशियों और तंत्रिकाओं के आपस में कोऑर्डिनेशन के द्वारा, समन्वय के द्वारा अपने शरीर पर नियंत्रण स्थापित करने की का जो विकास है वो मोटर डेवलपमेंट यानी कि गामक विकास, क्रियात्मक विकास कहलाता है। फिर हमने बात की कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ा। उससे पहले हमने थोड़ा सा सेंट्रल नर्व सिस्टम के बारे में चर्चा की। फिर हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़े
जिसमें कि हमने ये पढ़ा सबसे पहला प्रिंसिपल कि मांसपेशियों और तंत्रिकाओं की परिपक्वता पर निर्भर करता है क्या चीज, क्रियात्मक विकास। कि बच्चा जब तक उसकी मांसपेशियां और तंत्रिकाएं विकसित नहीं होंगी, बच्चा कोई भी वो क्रियात्मक विकास नहीं कर पाएगा। दूसरा हमने ये पढ़ा कि जब तक बालक परिपक्व ना हो जाए, उस लेवल पे ना पहुंच जाए, तब तक आप कोई पर्टिकुलर मोटर स्किल बच्चे में डेवलप नहीं कर सकते। जैसे टाइपिंग की हमने बात की। फिर हमने पढ़ा कि पूर्वानुमेय पैटर्न होता है बच्चे में जो मोटर डेवलपमेंट होता है, और वो भी हमने दो तरह का पढ़ा, सेफेलोकॉर्डल और दूसरा प्रॉक्सिमल। फिर हमने बात की कि इसका एक स्टैंडर्ड बनाना संभव है, जिसमें हमने बात की कि बेले स्केल ऑफ इन्फेंट डेवलपमेंट, जैसे कि डेवलप भी किया गया है इस चीज को लेकर। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इसमें इंडिविजुअल डिफरेंस भी होता है, जो फिफ्थ हमने प्रिंसिपल पढ़ा। और फिर हमने चर्चा की कैसे एक सीक्वेंस होता है मोटर डेवलपमेंट का, जन्म से लेके 15 महीने तक का। तो ये मेजर कुछ चीजें थी जो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखा आपने काफी लंबा ये टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको सेपरेटली डिस्कस किया है। उसके साथ में डिस्कस करता तो काफी लंबा टॉपिक हो जाता और आपके लिए भी मुश्किल हो जाता, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे सेपरेटली डिस्कस किया, काफी डिटेल में डिस्कस किया है। और शायद ही मेरे हिसाब से आपने कोई वीडियो यूट्यूब पर देखी हो या कहीं कुछ देखा हो जहाँ पे डिटेल में मोटर डेवलपमेंट पर चर्चा की गई है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।